नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का एक नया वीडियो इस वक्त सामने आया है, जो क्रैश के पहले का होने की बात इस वक्त बताई जा रही है। दरअसल नीलगिरी के जंगलों में से एक टूरिस्ट ने अपने मोबाइल से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, जिसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि हेलीकॉप्टर कोहरे के बीच काफ़ी नीचे उड़ रहा है। वैसे वीडियो कुछ ही सेकंड्स का है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इन कुछ ही सेकंड्स के बाद हेलीकॉप्टर पेड़ से टकरा गया था। वैसे वीडियो में काफ़ी कोहरा नज़र आ रहा है, जिससे ये बात तो साबित हो रही है कि जब ये दुर्घटना घटी तब हवामान काफ़ी ख़राब था और विजिबिलिटी भी काफ़ी कम थी। वैसे हेलीकॉप्टर इतना नीचे क्यों उड़ रहा था, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। माता सीता के स्वयंवर की शर्त के मुताबिक भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर माता सीता के साथ विवाह रचाया था और ये दिन माक्षर सुद पंचमी का दिन था। तभी से हर साल माक्षर सुद पंचमी के दिन माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह करवाया जाता है। ऐसे में आज माक्षर सुद पंचमी है, जिसके चलते शहर के राम सीता मंदिर पर तुलसी राम विवाह का आयोजन किया गया। इस मौके पर वार्ड नंबर 14 के काउंसिलर स्मिता पटेल और उनके पति नितिन पटेल की भी उपस्थिति रही और उन्हीं की ओर से इस विवाह को संपन्न करवाया गया। वैसे इस मौके पर बड़ी तादाद में भक्त भी उपस्थित रहे और सभी की ओर से धामधूम से राम तुलसी विवाह का आयोजन संपन्न करवाया गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम मंदिर मदनजापा रोड हनुमान पड़ियाना नाके वर्षों परंपरा रही है कि दरेक जे तुलसी विवाह होय छे એ આપણા દેવ દિવાળીમાં થાય છે, પણ આ જે રામ વિવાહ એટલે કે તુલસી વિવાહ થાય છે એ માગસર સુદ પાંચમના દિવસે એટલે ઓરિજિનલ જ્યારે સીતા માતાને પહેલીવાર જ્યારે હાર ચડાયો હતો બાણ તોડીને ભગવાને ત્યારે આ નીતિ હતી, એટલે ઓરિજિનલ આ तिथि प्रमाणे आज અહીં ગાડી વર્ષોથી પરંપરાથી આ વિવાહ થાય છે। વિવાહનો યજમાન થવાનો અમને લાભ મળ્યો છે, એટલે ખૂબ જ હર્ષ અને ઉલ્લાસથી અને આ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ। કેટલાય ભક્તો અહીંયા ગાડી આવે છે અને ખૂબ સારી રીતે ભક્તિ ભજન 2 દિવસથી મહિલા મંડળ ભજન કરે છે। અહીંના ટ્રસ્ટીઓ આટલા વખતથી જે વિવાહ કરાવે છે એમનો પણ ખૂબ જ યોગદાન છે। આ વખતે અમને જે લાભો મળ્યો છે એ બદલ ટ્રસ્ટીઓનો અને राम भगवान खूब खूब आभार मानीए छे कि एकदम ज 2 वर्ष आज लॉकडाउन समय जे आ कार्य ना थई सक्युं ए शुभ कार्यनो अमने आज मौको मळ्यो छे ते बदल सौनो मंदिरना ट्रस्टीओनो महिला मंडळ जे भजन करे छे एमनो आजूबाजूना रहीशोनो अने जेटला भी भावी भक्तोनो छे एमनो खूब खूब आभार व्यक्त करूँ छूँ। अने आवो ने आवो आ उत्साह भर्यो जे तहेवार है अने भगवाननो विवाह है राम विवाह है ए भविष्य में भी आवी रीते सारो थतो रहे અને સરકારના નિયમો મુજબ આ વખતે વરઘોડો કે એવું કંઈ કાઢ્યું નથી, કારણ કે ફરી પાછું આ વેવ આવે એના કરતાં ભગવાનને ટ્રસ્ટીઓના કહેવાથી સાદાઈથી આપણે આ રામ વિવાહ સંપન્ન કરવા જઈ રહ્યા છે અને હવે હસ્તમેળાપમાં અમે જઈ રહ્યા છે અને શુભ કાર્ય અહીંથી શરૂઆત થાય છે। આપના માધ્યમથી દરેક વડોદરાવાસીઓને એમને શુભકામના અને ભગવાનના આશીર્વાદ દરેક વડોદરાવાસીઓને ગુજરાત રાજ્ય અને ભારત દેશને મળે અને એવા કોરોના જેવા કોઈપણ જાતના એવા કોઈપણ જે ખતરનાક બીમારીથી આપણા દેશવાસીઓ બચે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના।
बीसीसीआई की ओर से मकरपुरा जीआईडीसी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसके तहत बीसीसीआई के अधिकारियों की ओर से विभिन्न योजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंचाए गए। बीसीसीआई और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बीसीसीआई ऑडिटोरियम जीआईडीसी मकरपुरा पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था। दरअसल बीसीसीआई की कई योजनाएं हैं और इन योजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए इस सेमिनार को आयोजित किया गया था, जिसके तहत कई लोगों की उपस्थिति रही थी। वैसे आपको बता दें कि इस मौके पर आरपीएफसी 1 के मनोज कुमार यादव और आरपीएफसी 2 के शोभित श्रृंगल विशेष तौर पर उपस्थित रहे थे। वैसे इस सेमिनार के तहत प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स के हित में ई नॉमिनेशन, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल और प्रयास पर जोर दिया गया। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग किया था कि हम लोग ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और ई नॉमिनेशन का डिटेल्स में चर्चा की थी कि ई नॉमिनेशन क्यों कराना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। ये सारी मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़पेपर्स में कवर किया गया था बहुत अच्छे से। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने बहुत अच्छी कवरेज दी, लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाया कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए कि वो ई नॉमिनेशन करें और अपनी फैमिली को सिक्योर करें। प्रोविडेंट फंड का पैसा, ताकि उनके उनको कुछ भी होता है तो उनके फैमिली को तुरंत बिना किसी परेशानी के उनको मिल सके, उनको पेंशन मिल सके और उनको इंश्योरेंस मिल सके। तो उसी दिशा में मैं बीसीसीआई ने हमें रिक्वेस्ट किया कि हम उनके साथ मिलकर एक कार्यक्रम करें और हम ग्रेटफुल हैं उनके कि एक मौका मिला हमें आज उनके साथ जितनी यहाँ की इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके एचआर हेड्स या उनके ओनर्स यहाँ आएंगे और उनके साथ मिलकर हम ई नॉमिनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। ई नॉमिनेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे और ई नॉमिनेशन क्यों कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है अगर करा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने ठीक बोला, 3 महीने पहले हमने शुरू किया था और कुछ बड़ी कंपनियों ने इनिशियली इसको शुरुआत की। धीरे धीरे ये छोटी छोटी इस्टेब्लिशमेंट भी शुरू कर रही हैं। इसमें 32 हज़ार ई नॉमिनेशन हमारे हो चुके थे और लगभग 6-7 हज़ार उसमें और ऐड हो गए हैं। तो हम लगभग 40 हज़ार ई नॉमिनेशन अब तक कर चुके हैं और हमें 5,72,000 ई नॉमिनेशंस करने हैं, जो कि लाइव मेंबर्स हमारे वडोदरा जोन में हैं। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से कि 31 दिसंबर को टाइमलाइन माने। ये अच्छा काम है और इसको जितना जल्दी कर सकें उतना जल्दी करें। ये थर्ड वेव का या कोरोना का कोई फिर से कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में भी किसी वर्कर की डेथ होती है तो उसको जितना जल्दी हो सके हम ये सुविधाएं दें बिना बाधा के। तो इसलिए आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट है, डेली वेजेस है या आप 2 दिन के लिए हायर कर रहे हैं, तो भी इंश्योर करिए कि वो पीएफ कॉन्ट्रैक्टर हो, जो एनरोल्ड हो पीएफ में और उसका ई नॉमिनेशन हुआ। कोई नया आदमी आप हायर कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें आप उसकी मांगते हैं, जैसे आधार या पैन कार्ड मांगते हैं, तो आप उसका उसी समय ई नॉमिनेशन भी करवाएं। तो हमारा टाइम फ्रेम ये है कि हम 31 तक कोशिश करेंगे कि हम करें, 31 दिसंबर तक। और बाकी अगर समस्याएं आती हैं, कोई दिक्कत होती है तो उसको थोड़ा सा समय और दिया जाएगा। टेक्निकल दिक्कतें हो सकता है आ रही हों या स्पीड स्लो हो रही हो, वो सारी चीज़ें। इसलिए हमने एक फीडबैक सा भी एक सेशन होगा यहाँ पे जिसमें हम देखेंगे कि लोग कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, क्यों ये इतना स्लो क्यों हो रहा है, ये भी जानेंगे। और जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि करना है ई नॉमिनेशन, और उसके साथ साथ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल है एक हमारा, उसके बारे में जानकारी देंगे। और एक नई जो हम स्कीम यहाँ पे हमारे है कि जिस दिन आपने रिटायर हो रहा है उसी दिन उसको पेंशन देने वाली स्कीम है, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ हर महीने 15 से 20 ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनका रिटायरमेंट है उसी महीने 31 या 30 तारीख को रिटायरमेंट होता है, उसी दिन हम उनको पेंशन का पेमेंट ऑर्डर हाथ में देते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं कंपनी को। तो और हर आदमी को अच्छा लगता है कि रिटायरमेंट वाले दिन उसको पेंशन मिल जाए, उसको पीएफ ऑफिस ना जाना पड़े या उसको 2-3 महीने का वेट ना करना पड़े। तो ये प्रयास स्कीम है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल एक हमारे यहाँ बना हुआ है जिसमें कि जो कंपनी है वो और जो उसके कॉन्ट्रैक्टर्स, उसने मान लीजिए 10 कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए हुए हैं, वो दोनों अपना एंटर कर सकते हैं कि मैं इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर उसमें हमारे उसमें जाके अपना डालेगा कि ये पीएफ नंबर है इस कंपनी का और मेरा पीएफ नंबर ये है, मैं इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। और वैसे ही जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, यानी कि जो बड़ी कंपनी है जिसने हायर किया हुआ है, वो भी बताएगी कि मैंने ये 10-12 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको मैंने हायर किया हुआ है और उनके इतने एम्प्लॉयज़ हैं।
तो इससे क्या होगा, इसकी चेकिंग होगी ऐसी कि आपको भी पता रहेगा कि वो प्रोविडेंट फंड भर रहा है कि नहीं भर रहा है, और हमारे को भी पता रहेगा डिपार्टमेंट को कि उनका बिना बाधा के, बिना किसी प्रॉब्लम के हर महीने हम चेक कर पाएंगे कि उनका पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वर्कर्स का। मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्टर कहीं डिफ़ॉल्ट करता है तो वो आपको परेशानी ना हो, हम उसको ट्रैक कर सकें, हम उसको पकड़ सकें। तो ये 2-3 चीज़ों के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो यही रिक्वेस्ट करेंगे और यही मान के चलेंगे कि ई नॉमिनेशन को ज़ोर शोर से शुरू किया जाए, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ई नॉमिनेशन। और प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ई नॉमिनेशन इस साल करवाएं और बचे हुए लोगों का हम अगले साल की शुरुआत तक करवा लिया जाए, ताकि 75वें साल में आज़ादी के हम ये कह सकें कि जितने वर्कर्स हैं हमारे और जितने ईपीएफ के सब्सक्राइबर हैं, हमने उनको सबको, उनकी फैमिली को सिक्योर किया है, सबका ई नॉमिनेशन फाइल करवा दिया है। जूनागढ़ में जवाहर नवोदय विद्यालय मौजूद है, जहां पर जगह की कमी की वजह से ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल जूनागढ़ में कई क्लासेस की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करवा दी गई है, लेकिन इस विद्यालय में जगह की जो कमी है उसके चलते अब तक 6ठी से 9वीं कक्षा के छात्रों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते आज इस स्कूल के छात्र के अभिभावक कलेक्टर के पास पहुंचे और उनकी ओर से कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर यहां पर जगह मुहैया करवाने की मांग की गई। दरअसल ऑफलाइन क्लासेस शुरू ना होने की वजह से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये छात्र ऑनलाइन ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे में आज सभी अभिभावकों ने कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर यहाँ पर जगह मुहैया करवाने की मांग की है। मारू नाम છે કુંદનબેન બિપિનભાઈ વૈષ્ણવ, બરવાડા ગામ, તાલુકો મેંદેડા, જિલ્લો જુનાગઢ। બરાબર, મારો છોકરો જવાહર નવોદયમાં સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે છે। હવે જગ્યાની અગવડતાએ અત્યારે છોકરાઓનું શિક્ષણ અટકું છે અને ઓનલાઈન જ ચાલુ છે, જેમાં છોકરાઓ વ્યવસ્થિત શિક્ષણ લઈ નથી શકતા અને એની આડઅસર પડે છે, એનું ભાવિ બગડે છે। એટલા માટે અમે કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છીએ કે અમારા છોકરા વ્યવસ્થિત ભણી શકે અને એને યોગ્ય જગ્યા મતલબ મળે અને યોગ્ય જગ્યા ફાળવે અને છોકરાનું શિક્ષણ આગળ વધારે। એ રિક્વેસ્ટ માટે અત્યારે અમે કલેક્ટર સાહેબને। नर्मदा जिला के देडियापाड़ा के गारदा समेत आसपास के कई गांवों में बीते कई वक्त से एक तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। दरअसल तेंदुए के चलते अब तक 15 जितने जानवरों की जान जा चुकी है। इस तेंदुए ने 15 जितने जानवरों की जान ले ली है। ऐसे में गारदा समेत आसपास के कई गांवों के निवासी काफ़ी परेशान हैं और इस तेंदुए की वजह से काफ़ी डर में भी जी रहे हैं। ऐसे में स्थानीयों की ओर से इस वक्त ये मांग की जा रही है कि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया जाए, जिससे कि आगे कोई भी बड़ा हादसा ना हो। मारू नाम नटवरभाई मणिलाल वसावा, मुकाम गारदा, तालुका डेडियापाड़ा, जिल्लो नर्मदाना रहीश हूँ छूँ। आज रोज सवारे 5 वागे गायનું दूध કાઢવા માટે મેં આવ્યો હતો। મારા ઢોરો ખેતરે રહી છે, મારું કાચું કોટર છે, ત્યાં મારા ઢોરો બાંધું છું અને સવારે આવતા મેં બેટરી છાપવાથી મેં જંગલી પ્રાણી ચિત્તો એને મારા વાછડીનો પ્રહાર કરીને એને મારી ખાતા મેં નજરે જોયેલો અને મેં બેટરી છાપતા એ પશુ દીપડો ભાગી ગયો એવું મેં નજરે જોયું છે। અને એ જાણતા મેં ગામ લોકોને મેં જાણ કરી, ફોનથી જાણ કરી, ફોરેસ્ટ ખાતાને જાણ કરી છે અને ગામના આગેવાનોને જાણ કરી છે। અને અમારા આ અગાઉ મહિનામાં લગભગ ગારદા ગામમાં ઓછામાં ઓછા 8 થી 10 કેસ બનેલા છે અને આ જંગલી પ્રાણી અમારા ગામના આજુબાજુ બહુ ત્રાસ કરે છે અને એને કાબૂમાં લાવવા માટે, એને પકડવા માટે वन विभाग तरफ थी कायदेसर पगला ले एवी हमारी नम्र विनंती है। ग्राम पंचायत के चुनाव 19 दिसंबर को प्रस्तावित है, जिसे लेकर जगह जगह पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में राजपीपला में भी परामर्श बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई बड़े चुनाव अधिकारियों की उपस्थिति रही। राज्य चुनाव आयोग गांधीनगर की ओर से ग्राम पंचायत के चुनाव आयोजित किए जाने वाले हैं,
जिसके चलते जगह जगह पर बैठकें आयोजित कर चुनाव से जुड़ी हर ज़रूरी चीज़ें मुहैया करवाने के बारे में चर्चाएं की जा रही है। ऐसे में राजपीपला में भी अधिकारी HK व्यास की अगुवाई में कलेक्टर कचहरी पर आज परामर्श बैठक का आयोजन किया गया था। इस परामर्श बैठक के तहत कई बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में चुनाव अच्छे तरीके से संपन्न हो, इसके लिए कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही सभी अधिकारियों को जरूरी मार्गदर्शन भी मुहैया करवाया गया। ग्राम पंचायत सामान्य चूंटणी निरीक्षक तरीके आज नर्मदा જિલ્લો અને ત્યાર પછી તાપી જિલ્લાની મુલાકાત લેવાની છે। આજે નર્મદા જિલ્લાની અંદર કલેક્ટર સાહેબ અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રીની મુલાકાત કરી ત્યારબાદ પ્રાંત કક્ષાએ તમામ અધિકારીશ્રીઓ સાથે ચર્ચા પરામર્શ કરી અને ચૂંટણી વિષયક બાબતો અને મુદ્દાઓ વિશે વિગતવાર છણાવટ કરી। ત્યાર પછી કલેક્ટર કક્ષાએ પણ તમામ રાજકીય પ્રતિનિધિઓ સાથે એક સંકલન બેઠકનું આયોજન પણ કર્યું અને સંકલન બેઠકના અંતે તમામને કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી, કોઈ પ્રકારની ચૂંટણી અંગે કોઈ રજૂઆત હોય તો એ પણ કરવા માટે જણાવવામાં આવ્યું। જુદા જુદા જે મતદાન મથકો છે એની મુલાકાત કરી। મતદાન મથકોની અંદર પ્રાથમિક સુવિધાઓ અને તમામ સુવિધાઓ ચકાસી। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।